इधर से तो आवाज निकली ही नहीं। थोड़ा इस बार जोश के साथ बोलो विश्वकर्मा भगवान की, बोलो भारत माता की। धन्यवाद। आज इस समारोह में मंच पर विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य मेरे गुरुदेव आदरणीय श्री 1008 प्रतापपुर जी महाराज के चरणों में नमन और वंदन करता हूं। साथ ही 1008 श्री बाल भारती जी महाराज के चरणों में भी वंदन करता हूं, नमन करता हूं। हमारे मध्य उपस्थित हमारे राज्यसभा के सांसद और मेरे मार्गदर्शक और हमारे समाज के प्रमुख आदरणीय रामचंद्र जी जांगड़ा साहब, जो आज हमारे मध्य यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जब कार्ड में लिखा गया मुख्य अतिथि, तब मैंने कहा था आयोजकों से सबसे कि मुख्य अतिथि तो हमारे भाई साहब हैं, मैं तो यहाँ पर मेजबान हूँ, यहाँ पर आपका ही भाई हूँ। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और इस धरती पर, जैसलमेर की धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आप यहाँ पर हमारे मध्य पधारे और हम सबको मार्गदर्शित करने का आज आप यहाँ पर काम करेंगे। तो ऐसे हमारे जांगड़ा साहब और हमारे मध्य उपस्थित यहाँ के हमारे विधायक आदरणीय श्री रूपाराम जी धनदेव जी और हमारे जिला प्रमुख हमारे श्री प्रताप सिंह जी सोलंकी जी और हमारे मध्य उपस्थित हमारे यहाँ के सभापति हरिवल्लभ जी कल्ला साहब, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय श्री छोटू सिंह जी, हमारे आदरणीय विधायक पूर्व श्री सांग सिंह जी भाटी साहब और मंच पर ही विराजमान जिन्होंने आईपीएस और आईपीएस के अंदर पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने अपना नाम और सेवा करके और एक दिल जीतने का जो काम किया है, हर व्यक्ति की सेवा के अंदर तत्पर रहने वाले ऐसे पूर्व डीजी साहब आदरणीय श्री सांगाराम जी जांगीड़ साहब और श्री भंवर जी, पूनम जी कुलड़िया जी, समाज सेवी हमारे श्री रमेश जी माकड़ जी, IRS से गर्व होता है, ऐसे युवाओं को समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे श्री अमराराम जी NRI के अध्यक्ष हैं और श्री पुरुषोत्तम जी समाज सेवी और अपने जैसलमेर के अध्यक्ष समाज के गुमनाराम जी और सभी उपस्थित मंच पर बैठे अतिथिगण और सामने विराजमान सभी आए हुए यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी समाज के पंच प्रमुख गण और सभी उपस्थित यहाँ पर मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में विराजमान माता और बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिवस है। आज विश्वकर्मा भगवान जिन्होंने इस सृष्टि के अंदर, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने पूरा विस्तृत रखा कि भगवान विश्वकर्मा इस सृष्टि के इंजीनियर की तरह जिस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई और आज हम उनके पूजन का दिवस मना रहे हैं। और मैं आज इस अवसर पर भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे यहाँ पर खुशहाली हो, समृद्धि हो और हमारा समाज हमेशा आगे बढ़े, देश की तरक्की हो और विश्व में भारत का नाम हो, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आज खुशी की बात है कि सृष्टि के रचयिता हो, उनका भी आज दिवस है और आज आधुनिक भारत के जनक के रूप में जिनका नाम लिया जाता है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर
भारत का सम्मान तो बढ़ाया, लेकिन जिस तरह से आप शिल्पकार की तरह अपने इस काम को आगे बढ़ा रहे हो, वैसे ही प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी जी, एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए और देश के निर्माण को जो आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से आज का दिन एक ऐतिहासिक दिवस है। और इस दिन के ऊपर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम संकल्प लेकर जाएं कि सिर्फ हमारी आने वाले समय के अंदर हमारी समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उनको हम कैसे दूर करें, हमारे व्यक्तिगत हमारे अंदर क्या कमियां हैं उनको हम कैसे दूर करें। जब हमारे व्यक्तिगत हमारी कमियों को हमारे अंदर जो हैं उनको दूर करेंगे तो समाज के अंदर बची हुई जो भी कमियां हैं वो भी दूर हो जाएगी। अभी आप और हम सब जानते हैं कि जहां पर इस संस्था के अंदर हम बैठे हैं, छात्रावास के अंदर, और इस छात्रावास का निर्माण हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस संस्था के अंदर जिन्होंने भी समाज सेवियों ने इस संस्था के अंदर योगदान दिया। मैं उन सभी को भामाशाह जो भी है उन सब का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वो यहां पर हमारी आने वाला कल, हमारा जो भारत का भविष्य है, हमारे युवा पीढ़ी की चिंता करके अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा अपने इस संस्था में देकर उनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि उनके भंडार भरे रहें और जितनी लक्ष्मी यहां पर देश रहे उससे करोड़ गुना लक्ष्मी उनको मां लक्ष्मी प्रदान करे, ताकि इसी तरह से वो आगे समाज की सेवा करते रहें और हमारा समाज आगे बढ़ता रहे। जैसा अभी हमारे यहां पर पूर्व में कहा गया कि संगठन में ही शक्ति है, निश्चित रूप से हमारे समाज में संगठन होना बहुत जरूरी है। जब हम संगठित होंगे समाज से ही राष्ट्र बनता है। जब समाज संगठित होगा तो उससे हमारा राष्ट्र संगठित होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इसलिए हमें सबको संगठित रहने की आवश्यकता है। वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार मैं कहना चाहता हूं हम सबको संगठित रहकर अपने देश को ताकत देने की हम सबको आवश्यकता है। और जब देश को ताकत देने की आवश्यकता है तब हमें खुद को ताकतवर बनना पड़ेगा, और जब हमें ताकतवर बनना पड़ेगा तो उसके लिए हमें अपने आप को मजबूत भी करना पड़ेगा। अभी एक मेरी बहन यहां पर सम्मान प्राप्त करने आई तो आदरणीय जांगड़ा साहब ने कहा, बेटा थोड़ा घी खाया कर, थोड़ा घी खाया कर, क्योंकि वो थोड़ी दुबली थी। इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि हमारे अंदर ताकत जो है वो ताकत होना जरूरी है। देश को ताकत देनी है तो हमें खुद को बलिष्ठ बनना जरूरी होगा। और अगर हम अच्छी चीजें खाएंगे, उन्होंने घी की बात की, दूध की बात की, अगर हम घी खाएंगे दूध पिएंगे तो ताकतवर बनेंगे, और चाय पिएंगे बीड़ी पिएंगे तो कमजोर बनेंगे। ये हमें ही करना है कि हमें कैसा बनना है। हमें ताकतवर बनना है तो आप नशा करिए, और अगर हमें कमजोर बनना है तो कमजोर बनना है तो नशा करिए, और अगर ताकतवर बनना है तो जैसा अभी माननीय भाई साहब ने कहा है इस तरह से ताकतवर चीजों को खाएं। और हमारे समाज में आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग नशे की आदत में हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी नशा कर रहे हैं। चलो मैं तो कहना चाहता हूं कि बुजुर्गों ने नशा तो कर लिया, गांव में बैठे हैं, कई बार आते हैं, मनवार करते हैं, मना नहीं कर सकते, मजबूरी है, साल लो थोड़ो, अब थोड़े थोड़े के चक्कर में घणो हो जाए। फिर भी मैं कहना चाहता हूं, बुजुर्गों से आह्वान करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप कम से कम युवाओं को इसकी ओर ना जाने दें, उनको मनवार ना करें। आप अगर उनको मनवार करेंगे तो आने वाली पीढ़ी का मैं वो शब्द नहीं कहना चाहता कि हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने का भी काम हम करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, 700-800 साल पहले, 500-700 साल पहले हमारे योद्धा हुआ करते थे, कितनी ताकतवर होते थे। 50-50 किलो की तलवारें होती थी उनके पास, हथियार होते थे तो वो लेके जाते थे, बख्तरबंद उनके पास में 20-30 किलो के होते थे, 1-1 क्विंटल तो लोहा लेकर युद्ध के अंदर वो जाते थे। और आज अगर किसी मल्ला लड़ने के लिए कह दे मेरे युवा साथी को,
आज से 20 साल पहले हमारे गांवों में मल्ले की शर्तें लगा करती थी और मल्ले के अंदर 50-50 किलो के मल्ले उठा लिया करते थे, शर्तें लगती थी। और आज अगर किसी मेरे युवा साथी को कह दे कि 20 किलो का मल्ला उठा ले तो उसके हाथ है ना, वो हाथ उतर जाता है। इतने कमजोरी क्यों आई? ये नशा है। इसलिए समाज के अंदर नशे से हमें दूर रहना है और साथ ही शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान देना है। शिक्षा के बिना हम सब अधूरे हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक अभियान शुरू किया गया। और आज मैं कहना चाहता हूं कि अपने भाइयों को तो पढ़ाओ लेकिन अपनी बेटी को भी पढ़ाओ। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है तो वो हमारी संतान है। हमारी पूंजी अगर कोई है, कोई कहता है मेरे पास करोड़पति अरबपति खरबपति हो, लेकिन तेरी संतान अगर कमजोर है, अगर कोई वो असंस्कारित है या अगर उसकी संतान उसके अंदर अगर गुण नहीं है और वो असंस्कारित है, तो अगर कितना भी पैसा है तो वो बर्बाद कर देगी। कहते कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आपके पास अथाह पैसा है लेकिन अगर सब संतान कपूत है तो पैसा सब बर्बाद कर देगी, नाम भी बर्बाद कर देगी और वो नशे में डूब जाएगी। वो जहां भी जाएंगे मांगेंगे भीख की तरह के मेरे को कुछ दे दो। ऐसे में कई लड़कों को देखता हूं आज उनके सरस और हसीस जैसे के पता नहीं नाम ही नहीं जानता, ऐसे नशे करते हैं और सड़कों के ऊपर लूटने का काम लोगों को करते हैं और वो भीख मांगते हैं। ऐसे जीवन जीने वाले लोग, अगर कितना भी पैसा हो गया और ऐसी औलाद अगर निकल गई तो पैसा आपका क्या काम आएगा। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है लेकिन आपने अपने बेटा या बेटी को अच्छा पढ़ा दिया, अपना अच्छा संस्कारवान बना दिया, तो फिर आपका नाम भी रोशन करेगा और आने वाले जीवन में वो समाज को भी दिशा देने का और समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारी संतान है। उसके ऊपर हमें संस्कारों के ऊपर हम कितना खर्च कर सकते हैं, हमारे बेटे बेटियों को ज्यादा पढ़ाने के ऊपर हम कितना खर्च कर सकते हैं, ये हम सबको करने की यहाँ पर आवश्यकता है। इसलिए समाज के अंदर अभी आदरणीय यहाँ पर हमारे परम पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज इस विषय पर विस्तृत बात रखेंगे। मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आने वाले समय के अंदर आज जिस तरह से विश्वकर्मा भगवान ने जो सृष्टि के अंदर आज इतनी अपने को एक ज्ञान दिया, उनकी वजह से आज हम एक इंजीनियर की तरह जिस तरह से हम काम करते हैं, हमारे हाथ में एक कला है। वो कला हर किसी के पास में नहीं होती है। और मैं तो एक और कहना चाहता हूं कि विश्वकर्मा भगवान ने एक कला और भी आपको दी है। और मैं जहां भी मंच पर जाता हूं तो मैं उस बात को अवश्य रखता हूं जब सुधार समाज के बीच में जाता हूं तो। और सुधार समाज के मैं युवा साथी हो, चाहे मेरे भाई हो चाहे बुजुर्ग हो, मैं आदरणीय गुरुदेव जी मैं बताना चाहता हूं कि अगर मृदु भाषा अगर कहीं देखने को मिलती है, मीठा बोलने का, तो वो सुधार समाज में देखने को मिलता है। इतना सरल व्यक्तित्व है आपके अंदर। मैं जब सुधार समाज के किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैंने कभी गांव के अंदर किसी को लड़ाते हुए किसी को नहीं देखा। कभी भी बैठेंगे तो शांति की बात करेंगे, जहां भी बैठेंगे प्यार की बात करेंगे और इतना ही मीठा बोलते हैं। और इस देश में यहाँ पर कहीं भी क्राइम होते हैं तो अन्य समाजों के अगर थानों के अंदर मुकदमों में भी नाम बहुत होता है, लेकिन सुधार समाज के क्राइम के अंदर मेरे को कोई एक आध भी मुकदमा देखने को बहुत कम मिलता है, कभी नहीं मिलता। तो ये वास्तव में एक भगवान के द्वारा दिया हुआ हमारे पास में एक वही शक्ति है। और मैं सोचता हूं कि अपने समाज के अंदर ये जो एक ताकत है ना, इस ताकत को हमें और फैलाने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब हमारे देश के अंदर हम सब आने वाले समय के अंदर भारत को, जब प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत को अब विकसित देश बनाना है। विकासशील की बातें हमने बहुत की, लेकिन अब विकसित देश बनाने की आवश्यकता है। और विकसित देश की जब हम बनाने की बात करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का योगदान होगा, तभी बनेगा। और इसके लिए आपकी बहुत बड़ी भूमिका हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति की हो सकती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सभी के प्रयास से मैं ईमानदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रत्येक समाज अगर साथ खड़ा हो जाएगा और हर समाज इस देश को ध्यान में रखकर काम करेगा,
तो आने वाले कल में हमारा भारत निश्चित रूप से अमेरिका इंग्लैंड से भी आगे होगा और विकसित प्रदेश देश हमारा बनेगा। और इस दिशा में देश चल पड़ा है। मैं अन्य चीजों पर बात नहीं करूंगा। मैं कृषि मंत्रालय की मुझे एक जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी ने दी है। आप सबके आशीर्वाद से मैं लोकसभा के अंदर पहुंचा। आज मैं जो कुछ हूं तो आपकी बदौलत हूं। आपने मुझे आशीर्वाद दिया, उसकी वजह से मैं यहां पर आज भारत सरकार में अगर मुझे जिम्मेवारी है तो आप सबने पहले मुझे आशीर्वाद दिया और उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे मेरे पर विश्वास किया। और मैं चाहता हूं कि आने वाले कल में मेरे यहां पर जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया है, मेरे पे विश्वास किया है, उनके विश्वास के ऊपर मैं कैसे खरा उतरूं, इस बात की मुझे हर समय चिंता रहती है। प्रधानमंत्री जी जो मेरे पे भरोसा किया है तो मैं उनके विश्वास के ऊपर मैं कैसे खरा उतरूं, इसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहता हूं। और इसी को लेकर चाहे जैसलमेर के अंदर हो, चाहे अन्य क्षेत्र बाड़मेर के अंदर हो, तो मैंने ये प्रयास किए कि हमारे क्षेत्र का विकास भी सेंट्रल की स्कीमों के तहत कैसे हो सकता है। आज बड़ी खुशी होती है जब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई, तो मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ हुआ। आने वाले वक्त में यहाँ पर मेडिकल के डॉक्टर यहाँ पर तैयार होंगे। आज यहाँ पर रेलवे के भी स्वीकृति मिली कि रेलवे का स्टेशन शानदार बने, इसके लिए 150 करोड़ रुपए स्वीकृत होकर टेंडर प्रक्रिया में है। और इस तरह से भारतमाला की सड़क बनाई जा रही है पूरे देश के चारों तरफ, कि भारतमाला की सड़क जिसकर अगर पाकिस्तान की तरफ से भी कभी कोई अगर हमला भी हो जाए तो इसी सड़क के ऊपर प्लेन उतर जाए, हवाई जहाज उतर कर यहीं से वो अपना टेक और टेक ऑफ कर सके। इस तरह से देश के अंदर लगातार विकास किया जा रहा है, आगे सब तरफ से सभी तरफ से चल रहा है। कोरोना का संकट भी आया, कोरोना के संकट के बावजूद भी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर बिल्कुल कोई भी बिगड़ने का नाम तक नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। इस बीच में जब कृषि का विकास नहीं होगा तो फिर देश का भी विकासशील होना, विकसित होना देश असंभव है। हम सभी यहाँ पर बैठे किसान हैं और किसान होने के नाते मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं भी एक किसान हूं, मैं भी खेती करता हूं। आप में से भी लगभग 95% लोग हैं जो खेती स्वयं करते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो खेती करवाते होंगे। हमारे किसानों के लिए आने वाले समय के अंदर मजबूत करना जिम्मेवारी बनती है हम सबकी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई स्कीमें प्रारंभ की है, उन स्कीमों के माध्यम से हम अपने किसान को ताकतवर बना सकते हैं। हमारे यहाँ पर हम ऐसा क्यों ना करें कि जो हमारे यहाँ पर बाजरा होता है उस बाजरे से हम उसकी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनाकर बेचें। हमारे यहाँ पर जैसा कि अगर कोई भी फसल होती है, मूंग होते हैं, मोठ होते हैं, तो उसके बाई प्रोडक्ट दूसरे बनाकर क्यों ना मार्केट में बेचे। जिस तरह से व्यापारी पैसा कमाता है वैसे हम क्यों नहीं कमा सकते। आज अगर मान लो बाजरे से बाजरे का बिस्कुट बनाकर बेचेंगे तो बाजरे की रेट हो जाती है 500 रुपए किलो के आसपास, और अगर नहीं तो वही अपन बाजरा 15-20 रुपए किलो के अंदर किसान मंडी के अंदर देकर आते हैं। वैसे ही अगर कोई दूसरी चीजें हैं, हमारे यहाँ पर मूंग से बनने वाले बाई प्रोडक्ट है, मोठ से ग्वार से बनने वाले बाई प्रोडक्ट है, हमारे जीरे से बनने वाले बाई प्रोडक्ट है। जीरे से जीरे का जूस बनते ही उसके 1000 रुपए किलो हो जाता है। जीरे से बनने वाले कई और भी मसाले कई तरीके के। ये जब व्यापारी पैसा कमा कर जा रहा है, हमसे ले जाकर वो पैसा कमाता है, तो हम क्यों नहीं कमाएं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक एफपीओ बनाने की स्कीम बनाई है, जिसमें आपसे निवेदन है कि आप उसके सदस्य बने, एक कोऑपरेटिव की तरह सब इकट्ठे हो। एक अकेला किसान अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकता, लेकिन अगर हम 500, 700, 1000 किसान मिलकर फैक्ट्री लगा सकते हैं, उसके लिए भारत सरकार से पैसा भी मिलता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमें नई तकनीकी की ओर जाना होगा, हमें नई टेक्नोलॉजी की ओर जाना होगा। हमारे यहाँ पर पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की खेती भी हो सकती है। और मैं एक बहुत बड़ी ईमानदारी से साथ एक चीज कहकर जाना चाहता हूं, आप सभी इतने बड़े किसान वर्ग के लोग बैठे हैं, नई तकनीकी और नई खेती के अंदर हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इस रेगिस्तान के धोरों के अंदर भी अच्छी फसल ले सकते हैं, अच्छी इनकम कमा सकते हैं। मेरे युवा साथी आज नौकरी की ओर भाग रहे हैं या खुद दूसरे बाहर जाना चाहते हैं, यहां पर काम अपने खेत में नहीं करना चाहते, और यहां पर युवा है वो नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकर खाते जिंदगी निकल जाती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक उदाहरण के तौर पर अगर पॉली हाउस, ग्रीन हाउस की चलो खेती करते हैं, कुछ लोग करते होंगे, कुछ नहीं करे,
लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अगर मशरूम की खेती का एक उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने, मशरूम जिसको अपन खूंबी कहते हैं, कुछ लोग खूंगी कहते हैं, कुछ खूंबी कहते हैं, मशरूम कहते हैं, इंग्लिश में शब्द है। और वो मशरूम की खेती आप जितनी जगह के अंदर बैठे हैं, ये जो पंडाल बना हुआ है, इतनी पंडाल के अंदर अगर मशरूम की खेती कर लें तो साल का जो प्रॉफिट है, नफा है, वो 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, यहां पर तो रेगिस्तान के धोरे हैं, हमारे पास जमीन इतनी पड़ी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मशरूम की खेती करने वाले के लिए सिर्फ क्या चाहिए, ऐसा बंद कमरा चाहिए या हॉल जिसके अंदर वेयर हाउस हो जाए, उसमें एसी लगेगी और सोलर के द्वारा लाइट से उसकी कनेक्शन हो जाएगा। और मशरूम की सेल है जो वो दुनिया में बहुत वर्ल्ड के अंदर मांग है, उसकी डिमांड है, उसकी बहुत डिमांड है। और मोटी चीज में जो आपको कहने जा रहा हूं, आपके इतने परिसर में जो मैंने कहा कि 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, उसमें पानी की आवश्यकता कितनी है आप सोचकर आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना पानी ही चाहिए क्या। इतनी जगह में रोज का सिर्फ 15 लीटर पानी चाहिए, यानी कि 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है। हमारे यहां पर पानी की तो समस्या है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मशरूम की खेती के लिए भारत सरकार की ओर से सब्सिडी का भी प्रावधान है, पैसों का भी प्रावधान है। कोई भी युवा साथी चाहे तो यहां पर अगर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से 2 सरकार के देने बिना कागज के आप पैसा, तो इसलिए मैं चाहता आने वाले कल में हमारे भारत को और मजबूत बनाना है, हमारे समाज को ताकतवर बनाना है और हमारे युवा साथियों को, हमारी बेटियों को अधिक से अधिक पढ़ाना है। हमारी बेटी पढ़ेगी तो मुझे भी आगे कार्यक्रम में और भी वक्ता है बोलने वाले, विषय तो बहुत कुछ रखने की मुझे और भी मन कर रहा था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर समाज के अंदर मुझे, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर भी क्योंकि जब इतने भामाशाहों ने सहयोग किया है तो MP आपके यहाँ पर 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ, ताकि यहाँ पर अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए 11 लाख सुविधा हो सके। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबसे इजाजत भी लूंगा। मुख्य वक्ता यहाँ पर हमारे सभी बैठे हैं, भाई साहब से भी कि मेरे को आगे जाना आपको सुनना भी चाहता था, प्रतापपुरी जी का उद्बोधन तो मैं हमेशा सुनता ही रहता हूँ, आज भी मेरे सुनने की इच्छा थी, लेकिन मेरे आगे कार्यक्रम और है। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है तो और कार्यक्रम रखे हुए, सुबह से मैं लगातार 7-8 कार्यक्रम यहाँ पर करके यहाँ पर पहुंचा हूँ। और मैं सबसे पहले तो सौभाग्यशाली इसलिए समझता हूँ कि मैं जब सुबह मेरा कार्यक्रम तय हुआ तो जब शोभा यात्रा की बात आई तो मैंने सबसे कहा था कि शोभा यात्रा जब निकले तो मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। तो रास्ते के अंदर मुझे शोभा यात्रा के दर्शन हुए, सबसे मिल लिया मैं, और अब मैं आप सबसे इजाजत लूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बोलो विश्वकर्मा भगवान की, भारत माता की। धन्यवाद।